जोरदार तालियां हो जाए आचार्य बालकृष्ण जी के लिए। बहुत शानदार काम आचार्य जी का है। आचार्य जी सर प्लीज आप विराजमान होइए सर। जोरदार तालियां आचार्य बालकृष्ण जी के लिए। आचार्य जी आपका माइक बिल्कुल आपके पास रखा है। माइक ऑन है सर। आचार्य जी जिक्र मैंने कर ही दिया, जोड़ियों का देश है हमारे। जय वीरू हमारे सर सामने उपेंद्र जी, राधेश्याम सर, करिश्मा यहां पर काम कर ही रही है, रोहित यहां पर मौजूद है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो एक बहुत बड़ी इमेज आती है पतंजलि की। बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, और आप उसका प्रचार प्रसार भी नहीं करते। मैं जनता के सामने और जो देश विदेश में हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आचार्य जी ने ग्रंथ लिख दिया है पूरा आयुर्वेद को लेकर। नई बीमारियां कैसे, आज की जो बीमारियां हैं उसको आयुर्वेद कैसे ठीक कर सकता है, इसको लेकर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया है। उसमें संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है। और आचार्य बालकृष्ण को जब हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन जो मेहनत आचार्य बालकृष्ण जी ने की है उस ग्रंथ को लिखने में, सर आप उस बारे में बात क्यों नहीं करते, मुझे बताइए। प्रचार प्रसार कुछ नहीं, इतनी बड़ी चीज आपने कर दी। हमारा कार्य है काम करना, और एक पूरी टीम है। देखिए, दुनिया को जो चीज दिखाई देती है, जो सामने होती है, वो दुनिया को दिखती है, और उसके पीछे की जो ऊर्जा होती है वह दिखती नहीं है। सामने को देख करके, उसका भवन को देख करके, उसकी नींव या मूल को, उसका अंदाजा लगाया जाता है। तो आज पतंजलि जो कार्य कर रहा है जी, श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में, जो हमने एक सेवा का संकल्प जो हमने शुरू किया है, उसके मूल में बहुत सारे गतिविधियां हैं जो हम कर रहे हैं। जैसे आपने पुस्तक की बात करी, सौमित्रेय निदानम के रूप में, क्योंकि कई बार जब आयुर्वेद की बात होती है, अभी हालांकि हमारे अभी यहाँ बिल्कुल आपके जहां हम लोग बैठे हैं कार्यक्रम चल रहा है, उसके बराबर में वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस भी चल रहा है, एक्सपो भी हो रहा है। वहां पर सैकड़ों बड़ी बड़ी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाली फार्मा कंपनियां, 50 से ज्यादा देश के विद्वान लोग वहां पर अभी आए हैं। कल भी हम वहीं थे। जब आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद के बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, आयुर्वेद प्रकृति के नजदीक है, आयुर्वेद सस्ता है, आयुर्वेद निरापद है, आयुर्वेद जीवन पद्धति है, ये तो हम सबको पता है। पर जब रोगों की बात आती है तो पुराने जमाने में जितने रोगों का वर्णन, जब बीमारियां थी उसका वर्णन किया गया, शास्त्रों में लिखा, चरक में, सुश्रुत में लिखा गया। और डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं ना, निदान, उसके लिए माधव निदान प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है आयुर्वेद में। उसमें लगभग 225 रोगों का वर्णन है। पर वर्तमान समय में मुख्य रूप से देखें तो 500 से ज्यादा बीमारियां हैं। तो हमारे पास जो आयुर्वेद में रोगों के वर्णन की यदि हम बात करें तो लगभग 325 रोगों का, यानी जितनी बीमारियां हैं और जितनी अभी इसमें आपने सभी जो नई बीमारियां आ रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं, यूजुअली हम लोग क्या है, जब तक योग था देश ने पूछा नहीं, इंटरनेशनल गया, योगा हो गया तो देश में ट्रेंड करने लग गया। आयुर्वेद का जिक्र लगातार आप कर ही रहे हैं, आयुर्वेदा हो जाता है तो हम ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तो जिस वक्त ये तमाम चीजें लिखी गई, पद्धति लिखी गई, उस वक्त इतनी सारी बीमारियां थोड़ी थी। नहीं, हाँ, दोनों बातें हैं। क्योंकि जो बीमारियां उस समय पर जितनी बीमारियां थी वो सब वर्णन में, ग्रंथों में लिखे गए। पर अब जो नई नई बीमारियां आई हैं, तो बीमारियों का वर्णन, क्योंकि लोग कहते हैं कि हम चिकित्सा तो करते हैं पर उन रोगों का वर्णन आयुर्वेद में क्यों नहीं है जी। तो हमने कहा हम चिकित्सा भी करेंगे और उन रोगों का वर्णन भी शास्त्रों के अंदर समावेश करेंगे। उसी की कल्पना है सौमित्रेय निदानम। लगभग 6862 श्लोकों में, जैसे शास्त्रीय जो हमारी आयुर्वेद ग्रंथ शैली है, उनमें तो अनुष्टुप, त्रिष्टुप, 2-3 तरह के छंदों का ज्यादा प्रयोग है, पर हमने 18 छंदों के अंदर उस ग्रंथ की रचना करी। तो हम जिससे कह सकें दुनिया को, हम चिकित्सा में भी अग्रणी हैं, रोगों की गणना और रोगों के विषय में डिटेल में, उसके लक्षणों की जानकारी में भी अब आयुर्वेद दुनिया से कहीं पीछे नहीं है। इस कार्य को पतंजलि के माध्यम से हम सब ने किया। इस बात पर तालियां हो जानी चाहिए। हमारे आयुर्वेद की बात हो रही है, आचार्य जी ये तालियां बता रही हैं कि लोग तो आयुर्वेद चाह रहे हैं, लेकिन बार बार आयुर्वेद को लेकर, आयुर्वेदिक पद्धतियों को लेकर फिर एलोपैथी की भी चीजें आ जाती हैं।
मैं आपको सुन रहा था कि आप डायग्नोज जरूर, आप एक्सरे भी करते हैं, आप एमआरआई भी करते हैं और उसके बाद आयुर्वेद तरीके से उन तमाम चीजों का निदान भी करते हैं। तो आयुर्वेद कहीं से भी एलोपैथी का विरोधक तो नहीं है? देखिए, पैथी का विरोध न कभी हमने किया, न कभी हम करते हैं। विरोध है लूट का। किसी भी चिकित्सा पद्धति के नाम पर यदि हमको जबरन लूटा जाएगा, अनावश्यक औषधियां दी जाएंगी, अनावश्यक हमको डायग्नोसिस के लिए विविध तरह के परीक्षणों में डाला जाएगा, तो चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथिक हो, जी, किसके नाम से क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है लोगों को सही चिकित्सा मिले और गड़बड़ कोई भी ना कर सके। तो ये इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बालकृष्ण जी, एक चीज और, क्योंकि हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, आजकल हम देखते हैं कि युवा, मेरी उम्र के लोग जिम जा रहे हैं, अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शादी में डांस कर रहे हैं, और उम्र की सीमा तो छोड़ दीजिए, मैं 32 साल का हूं, मैं कल परसों पढ़ रहा था 5 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, स्कूल से बच्चा घर आ रहा है उसको हार्ट अटैक आ रहा है। इस दिशा में भी आयुर्वेद, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम स्वस्थ लगते हुए भी हमको लगता है कि अभी हमको रोग नहीं है जी, पर यह भी हमको भय लगता है कि अगले क्षण क्या होगा यह हमको पता नहीं। इतनी भयावह और कारुणिक स्थिति इस दुनिया में पहले कभी ना थी। तो इसका बचाव का क्या उपाय है? जी, बचाव का उपाय है ये जो पूरी जो प्रकृति और जो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जो व्यवस्था है, जी, नेचर का जो रूल है, हमको उसको जो है फॉलो करना होगा, उस नियम का हमको पालन करना होगा। कारण क्या है कि जब तक हमारी दिनचर्या, हमारा जो रूटीन है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, यदि हम उसको ठीक नहीं करते हैं तो फिर कभी भी कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। हम यह सोच करके नहीं रह सकते हैं कि मैं अब तो ठीक हूं, मैं अब तो ठीक हूं, पर हमारे शरीर के अंदर क्या स्थिति है, यह उसको ठीक रखने का एकमात्र उपाय है। आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ व्रत का विधान किया गया कि ये स्वस्थ व्रत का अर्थ यही है, हमारा आहार कैसा हो, हम लोगों की दिनचर्या कैसी हो, या हमको ऋतुचर्या भी, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो हमारी तो संस्कृति आप देखते हैं कि अभी सर्दी का मौसम है, आपको गज्जक दिखाई देंगे, तिल के सामान दिखाई देंगे, च्यवनप्राश के डिब्बे दिखाई देंगे। तो पहले से हमारे विधान, तो गर्मी में गर्म चीजें, सर्दी में सर्दी से जो लाभकारी चीजें हैं, तो जो आहार की विविधता और उसकी जो वैज्ञानिकता, ये सिर्फ भारतवर्ष की देन है। आज आप जाएंगे कहीं भी देश के किसी भी शहर में, किसी भी प्रांत में चले जाओ, इतने तरह के व्यंजन हैं, इतनी तरह की भोजन की विविधता है, पर दुर्भाग्य से अब क्या हो गया है, हम लोग डाइट, जो आहार के नाम पर गेहूं और चावल पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो यदि आपको ठीक रहना है, गेहूं भी मैदे की तरह से पिसा हुआ आटा जी, और चावल पॉलिश किया हुआ चावल, ये आज रोग के मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं दो अनाज भी कारण है। पहले क्या होता था, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं और हमको सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अन्न की विविधता थी। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, इतने तरह के अनाज थे, जो मिलेट्स हैं, जिसको श्री अन्न भी कहा गया। जितने भी जो मोटे अनाज थे, हमारे तो ऐसा कहते थे ना कि मोटा खाओ मोटा पहनो। तो वो जो परंपरा थी वो लुप्त हो गई है। तो आपको मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम अन्न के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। तो आप दिन भर खाने में तो आटा, गेहूं, चावल से बनी हुई चीजें खा रहे हो, और अलग से सप्लीमेंट्स के रूप में विविध तरह की गोलियां खा रहे हो, सारी चीजें हम लोग खा रहे हैं, हरी, और पीली, मुझे नीली, लगता है कि उससे बचना होगा। ये जो भ्रम है, इसको हटाना होगा कि स्वास्थ्य आपके डिब्बियों में नहीं है, स्वास्थ्य आपके खेतों में है, स्वास्थ्य आपके रसोई में है। और इसीलिए हम इस सेशन की शुरुआत हमने आचार्य बालकृष्ण जी के साथ की, और जैसी बातें वो करे ना आचार्य जी, आपको देख देख कर हम, आपके आने से एक तो यहाँ पर जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है ना, ये जो लाइटें जल रही हैं, अगर नहीं भी जल रही होती ना तो भी ये हॉल इतना ही रोशन होता, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं।
आचार्य जी, आप इतना सुंदर बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं। आयुर्वेद की बात, भले ही दवा थोड़ी कड़वी हो, लेकिन आप बोलते बहुत मीठा है। और मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं। मैं बचपन से आपके इंटरव्यूज देखे, मैंने आपका स्टाइल देखा, आपकी हिंदी इतनी खूबसूरत हो गई, उस चीज को मैं महसूस कर पा रहा हूं। वक्ता आप बहुत शानदार हैं। आप इंटरनेशनल भी बहुत घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं। वहां पर आयुर्वेद को लेकर एक्सेप्टेंस कितनी? हम जब बाहर जाते हैं, इसको मैं आप सबको जो बैठे हैं और जो हमारा प्यारा जो चैनल है भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जब हम विदेशों में जाते हैं, कहीं कोई पेड़ पत्तियां जड़ी बूटियां प्रयोग करता है, तो हमको लगता है वो आयुर्वेद प्रयोग कर रहा है, पर वस्तुतः वो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा बता देना जी, चाहता जी। हूं। पूरी दुनिया के अंदर अभी हम लोग वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, अपने ग्रंथ की बात करी, एक महाग्रंथ की हमने दूसरी रचना करी है, जी। जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में 109 वॉल्यूम में है, लगभग 1.25 लाख पृष्ठों में हमने रचना की है। तो उसके अंदर हमने ये प्रयास किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो जड़ी बूटियां है ना, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां नहीं, मैं कहूंगा पूरे पेड़ पौधे, लगभग 3,60,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं इस दुनिया के अंदर। जी। उनमें से हमने पूरी धरती को खंगाल मारा अच्छी तरह से कि लगभग कितने पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं जिनका प्रयोग औषधि के रूप में दुनिया कर रही है, चाहे वो परंपरा के रूप में हो, चाहे पद्धति के रूप में हो। तो हमको मिले लगभग 50,000 पौधे। वाह। तो 50,000 पौधों का पहली बार हम लोगों ने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के रूप में उसका पूरा प्रॉपर ढंग से एक बृहद ग्रंथ के रूप में डॉक्यूमेंटेशन किया। तो जो मैं सारे देशवासियों को बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया के अंदर जिसको हम कहते हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस वो होती हैं जिसको परंपरागत जड़ी बूटी देने वाली जो विधाएं हैं, तो वो इस तरह की विधाएं लगभग 900 तरह की विधाएं पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व के अंदर। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं चिकित्सा पद्धति होता है जिसको बोलते हैं, जहां पर हम क्लिनिकल जो एविडेंसेस के साथ में, जो जहां पर चिकित्सा सिद्धांत है, ट्रीटमेंट जो सिस्टम है, एक हो गया हीलिंग प्रैक्टिस, एक हो गया ट्रीटमेंट सिस्टम जिसकी अपनी चिकित्सा का सिद्धांत है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हीलिंग प्रैक्टिस क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि आप अजवाइन ले लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ये हो गया हीलिंग प्रैक्टिस। अब आयुर्वेद क्या हुआ, मैंने कहा कि आप ये अजवाइन खाओगे, तुम्हारी वायु बढ़ी हुई है, वायु का समन हो जाएगा तो ठीक होगा, वो हो गया चिकित्सा सिद्धांत। तो इस तरह से जो चिकित्सा सिद्धांत है वह 9 तरह के हैं दुनिया के अंदर। उसमें से मजेदार बात यह है कि भारतवर्ष के अंदर ही देखो, आयुर्वेद तो ही है अग्रणी, फिर उसके बाद यूनानी है, फिर सिद्धा है, फिर स्वारंपा है। 4 पद्धति तो भारतवर्ष के अंदर ही है जिनके अपने चिकित्सा सिद्धांत हैं। तो उसके चिकित्सा सिद्धांत के साथ में जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं वो तो बहुत है। इसीलिए आज जिसको ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कहा जाता है, पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों ने आज एक तरह से कहें, मुझे इस बात को कहते हुए थोड़ी सी अंदर से पीड़ा तो होती है, पर यह बात सत्य है कि उन्होंने अपने आप को एक क्षत्र पूरी दुनिया में राज करने का प्रयास किया है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी आपने एलोपैथिक और आयुर्वेद के युद्ध को शेयर थोड़ा सा आपने हिंट दिया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं देशवासियों को, 1972 से पहले चाइना और भारत की जो चिकित्सा की व्यवस्था में लगभग सेम स्थितियां थी, जो आज भारतवर्ष की स्थिति है वैसे ही चाइना की थी। तो 72 में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाइना में हुआ। वो परिवर्तन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि जो मेडिकल प्रैक्टिस जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम को एक ही तरह का बना दिया गया। तो वहां जो डिग्री दी जाती है वो एमबीबीएस की डिग्री दी जाती है, पर सबके लिए कंपलसरी है कि शुरू के जो 3 वर्ष है उनको चाइनीज मेडिसिन पढ़ना ही पड़ेगा। तो चाइना में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता? आप लॉ पढ़ने जाते हैं तो भाई वो सिविल में जाएगा, क्रिमिनल में जाएगा, कॉर्पोरेट में जाएगा, बाद में होता है ना, 2-3 साल तो वही पढ़ाया जाता है। चिकित्सा में भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हिस्ट्री तो वो बच्चों को भी वही पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद वालों को भी वही पढ़ाई जाती है और एलोपैथिक को भी। परंतु जब हमने उसमें थोड़ा सा हमारी जो परंपरागत चिकित्सा विधा है, जो चीजें हैं बेसिक, जो मौलिक चीजें हैं, यदि बच्चों को कोर्स में डाल दिया जाए, एमबीबीएस वालों को भी और आयुर्वेद वालों को भी एक ही चीज पढ़ाया जाए और बाद में कहे बेटा
तुम्हारी मर्जी है कि किस तुम दिशा में यूनानी करना है, तुमको आयुर्वेदा करना है, तुमको मॉडर्न करना है, जिस विधा में जाना हो तुम जाओ। ये तो उससे- विषय बहुत व्यापक है, इस पर मैं आपसे आगे ये चर्चा- चीज हाँ, देखो, मैं इस हाँ, बात को थोड़ा सा आपको इसलिए बताना चाह जी, रहा हूँ, जी, ये जी। इतनी महत्वपूर्ण बात है। हाँ। चाइना में ऐसा है आज भी। और एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे चाइना से एमबीबीएस करके आते हैं, पर वो चाइनीज मेडिसिन पढ़ करके आते हैं, चाहे उनको प्रैक्टिस करनी हो नहीं करनी हो, मजबूरी है, रूल है, नियम है। बिना चाइनीज मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल्स और थोड़ा नॉलेज को पास किए बिना आप एमबीबीएस नहीं बन सकते। यदि ऐसा ही भारत में यदि हो जाए, इससे कोई मॉडर्न का विरोध नहीं है, पर हमारी परंपरागत नॉलेज का जो विरोध है ना, जो Problem चिकित्सा वहां के से शुरू हो क्षेत्र में, जाती है। देखो मैं आपको बताता हाँ। हूं, बहुत सारे हम डॉक्टर्स को जानते हैं मॉडर्न सिस्टम में पढ़े हुए भी, जिनके घरों में पहले से आयुर्वेद की परंपरा है, वो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा करते हैं। या कोई ऐसा कोई डॉक्टर हो जो कभी ऐसी स्थिति में क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया हो और आयुर्वेद से वो ठीक हुआ हो, वो भी श्रद्धा करता है। पर तीसरा जो तबका है वो क्या है कि वो सोचता है कि आयुर्वेद को विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जी। तो मेरा निवेदन यह है कि एक जो चिकित्सक होता है, मान लीजिए कि जो डॉक्टर होता है, उसका काम क्या है? रोगी को ठीक करना। भाई आपके पास कोई रोगी आया है तो एक अच्छा वैद्य, एक अच्छा डॉक्टर सोचेगा कि मुझे इसको ठीक करना है। यदि वो ऐसा सोचने वाला, जो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर यही सोचते हैं, बहुत सारे तो सोचते हैं कि इसमें से मुझे कितनी कमाई करनी है। नहीं, और तो जो बिल्कुल हमारा सही बात विरोध है। भी यही है बार बार कि जो- मैं इसी विषय पे आना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा विषय छेड़ दिया है, लेकिन इस पर भी आऊंगा मैं। लेकिन आपने अभी जिक्र किया मोटे अनाज का, श्री अन्न का। एक और चीज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि भैया ऑर्गेनिक खाना खाइए, ऑर्गेनिक खाना खाइए, ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इसके बारे में मैं आता हूं, पहले मैं ये चिकित्सा वाली बात खत्म करूं। तो हमारा जो विरोध है, मैं कहता हूं कि जो एक डॉक्टर सोचता है मुझे रोगी को ठीक करना है, एक सोचता है मुझे रोगी किससे कमाई करनी है। मैं निवेदन करता हूं, हम यही आग्रह करते, चाहे वो किसी भी पैथी का हो, हमें ये भाव नहीं रखना है कि कमाई क्या करनी है, हमें ये भाव रखना है कि रोगी को कैसे ठीक करना है। और जहां तक आई पैथी की बात, मैं ये भी बहुत आपको पैथी की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जी। पैथी क्या है? जो हम कहते हैं ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक पैथी, ये सारी जो पैथी है, नेचुरोपैथी, हाँ। वस्तुतः पैथी जब तक हमारे हाथ में टैबलेट है है। तब तक पैथी है। इसको आप समझिए ध्यान से। मेरे देह को पता नहीं है मैं आयुर्वेदिक खा रहा हूं कि एलोपैथिक खा रहा हूं कि होम्योपैथिक खा रहा हूं। वो तो उसकी तो बायोकेमिस्ट्री काम करेगी अंदर जा करके। तो शरीर के अंदर तो जो बायो, वो तो पैथी तो बाहर है ना। तो जो पैथी का जो विवाद है, उसकी जगह पर रोगी को ठीक करने का यदि हमारे एक भाव बने, तो इसको हम बड़े लेवल पर रोगियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं, और जो प्रिवेंशन की बात, जो आयुर्वेद जैसे कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। आयुर्वेद कभी ये नहीं कहता है कि तुमको बीमार होना है और फिर गोली खानी है, चूर्ण खाना है। आयुर्वेद हमेशा ये कहता है कि तुम बीमार न पड़ो, इसके लिए क्या करना है, हम उस उपाय का कथन करते हैं। यानी ऋषि कहते हैं कि भाई तुम रोगी ना हो, हम इसके लिए विधा बताते हैं। ये दुनिया में दूसरी पैथी नहीं बताती है। इसीलिए जो अभी आपने बात करी श्री अन्न की, या जो मिलेट्स की, हमारे जो मोटे अनाजों की, यह वही प्रक्रिया है। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर, मैं कई बार इसकी चर्चा करता हूं, बहुत बार मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती हैं, और वो जो लाइनें हैं और आपको भी अच्छी लगेंगी। एक जगह पर लिखा आयुर्वेद में, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणई, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणई। बहुत प्यारी लाइन है। इसका अर्थ मैं समझाता हूं कि बोले आप बीमार हैं और आप परहेज करने को तैयार हैं, तो बोले दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि परहेज करोगे तो ठीक हो जाओगे। और क्या बोले आप बीमार हैं और परहेज करने को तैयार नहीं है, बोले फिर भी दवाई की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले तुमको ठीक होना ही नहीं है। तो परहेज तो दोनों तरह से जरूरत है। सिर्फ पथ्य जो है वह रोगों को ठीक होने में मदद करने वाली चीज है। यानी हम यदि सही ढंग से रहते हैं, हमारी नेचुरोपैथी, योग, आज जो इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं ना, मैं कहता हूं कि पहले हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जो हमारी परंपरागत जितने भी चीजें हैं, उनको हमको इंटीग्रेट करना चाहिए।
फिर मॉडर्न को भी हमको इंटीग्रेट करना चाहिए। तो जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हमको चिकित्सा करनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। और मानते ही नहीं, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी। आज आप कहते हैं ना बहुत काम करते हैं आचार्य जी, बताते नहीं। मैं आज एक नई बात बता देता हूं मेरे भाई, वो नया भाई मैं एक बता देता हूं कि पतंजलि जो हमारा हॉस्पिटल है ना, उसके अंदर अब हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम का एक बड़ा मॉडल बनाने जा रहे हैं।